देखिए साथियों, अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज के लिए आप थोड़ा सा समय निकाल लें। मुझे मालूम है कि आपका टाइम बहुत कीमती है। अभी आप जिस तरीके से स्टडी कर रहे हो और जो फोकस आपका अपने एग्जाम पर है उसके हिसाब से आपका एक एक सेकंड बहुत कीमती है। चाहे भले ही कोई बीच में फेस्टिवल्स भी आ जाए, मैं जानता हूं कि आप अपने लक्ष्य के प्रति कितने डिवोट हैं। देखिए, अगर आप फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन में लगे हैं, भले ही सेकंड ग्रेड में लगे हो, लेकिन आज मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट ग्रेड की। और इसमें क्या है, आपके पास में जो 90 डेज बच रहे हैं, इन 90 डेज के अंदर आपको किस तरीके से क्या पढ़ना है, क्या मैनेज करना है कि आपको आपका सिलेक्शन मिल जाए। साथियों, हमारे पास 90 डेज है, 23 जून बहुत नजदीक है। आपको सबसे पहला काम क्या करना है, अभी आपका जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए ओनली। सबसे पहली बात मैं कहना चाहूंगा कि आप कोई भी नया कंटेंट नहीं पढ़ें। सबसे खास बात, न्यू कंटेंट पढ़ना बंद कर दे और जो आपके पास में अवेलेबल है, ठीक है ना, वही कंटेंट आप पढ़ें। आपके जो पहले से नोट्स हैं, चाहे आपके पास में कोई बुक्स हैं जिसको आपने ज्यादातर उसी बुक्स को पढ़ा है। सबसे खास बात, जो बुक आप शुरू से लगातार पढ़ते आ रहे हैं, आप उस बुक को पढ़िए और बार बार पढ़िए। आपका फोकस होना चाहिए रिवीजन पर। अब आपका जो कंटेंट है उसके रिवीजन का टाइम आ गया है। आप बार बार रिवीजन करें। आपको रिवीजन करोगे तो आपको याद होगा और आप एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा उस क्वेश्चन पर थोड़ा सा आप अंडरस्टैंडिंग कर पाओगे और आंसर तक पहुंच पाओगे। ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है। इसके बिना अगर आपने इधर उधर भटकना शुरू किया, इधर उधर वीडियोस में घुस गए, नए वीडियो देखना, नोट्स बनाना, ये बिल्कुल गलत तरीका है। नोट्स बनाने के पीछे अब नहीं पड़े। जो आपके पास में उसको आप बार बार पढ़ें। अगली बात मैं कहना चाहूंगा आपको, जो मेन है वो है, अगर आपके पास में कहीं से भी एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस है, जिस बुक से मिल रहे हैं, जहां से मिल रहे हैं, आप उनकी स्टडी करें। बार बार एमसीक्यूज की स्टडी करें। अब एमसीक्यूज का मतलब ये हो गया कि आप रटना। अब यहां एमसीक्यूज करने में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो आपके इसके अंदर ऑप्शन दे रखे, जो क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन अगर आपके हैं, ठीक है, 5वां तो आपका दूसरा वाला है, तो 4 ऑप्शन जो होते हैं उसमें जो कंटेंट है उस कंटेंट को ठीक से स्टडी करें। यूनी के एक पर्टिकुलर क्वेश्चन लिया और उसका केवल एक आंसर सही है तो यूनी के उसको याद कर लिया, उसके साथ में बाकी के जो आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, आपके अगर मान लो उसमें पहला वाला सही है तो उसको याद कर लिया, यहां तक सीमित नहीं रखें। इस क्वेश्चन से आपके ये जो आंसर ऑप्शन दे रखा है, इस ऑप्शन में जो बात लिखी है, जो कंटेंट डाला है, हो सकता है वो अगला क्वेश्चन इस कंटेंट से जुड़ा बना दे, हो सकता है वो इससे तीसरे वाले का बना दे, और हो सकता है चौथे वाले का कंटेंट बना दे और क्वेश्चन बना दे। तो आपको ये जो चारों टॉपिक्स जो उसमें आ रहे हैं उनको आप उस थ्योरी वाली बुक से या नोट्स से पढ़ लें, तभी आप उस कंटेंट की तरफ ठीक से समझ पाओगे और उससे आए हुए क्वेश्चंस ठीक से कर पाओगे। क्योंकि आरपीएससी का लेवल इतना बढ़ चुका है, पता नहीं आरपीएससी आपसे क्या चाह रही है। क्या जेई मेंस और एडवांस और सीएसईआर नेट वगैरह, इनके क्वेश्चन भी बेचारे फीके पड़ जाते हैं। डरने वाली बात नहीं है, लेकिन कुछ जो पिछला ट्रेंड अपन देख रहे हैं उसमें लगभग ऐसा ही नजर आ रहा है। अब दिक्कत क्या है, जो वेब पोस्ट जो आप वो जनरेट कर रहे हैं वो तो आपके बहुत ही कम है। अब आपका जो टेंशन है वो जायज है,
लेकिन उसको हम कर ही कह सकते हैं, हम केवल यही कर सकते हैं कि हमारा जो कंटेंट है, जो हमने पढ़ा है, हम उसको किस तरीके से स्टडी करें कम से कम टाइम में कि हम अपना लक्ष्य हासिल कर लें। मतलब यहाँ क्या है, जो पेपर आ रहा है आजकल सिस्टम क्या देखो, मैं इस पूरे पेपर को 50 + 50% में डिवाइड कर रहा हूं। बहुत खास बात, 50% क्वेश्चन तो जो आते हैं वो बिल्कुल सीधे सीधे आपके थ्योरी बेस्ड आ जाते हैं, और 50 क्वेश्चन जो आते हैं परसेंट जो है वो आते हैं अंडरस्टैंडिंग बेस्ट। ठीक है ना। तो कहने का अर्थ ये कि अब क्या इतना समय बचा कि आप हर टॉपिक को अंडरस्टैंड करो, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, जो सीधे क्वेश्चन बनने वाले हैं, पहले तो उस थ्योरी से जुड़े डायरेक्ट टॉपिक, जैसे अगर आप मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप मैथ्स लेक्चरर बनना चाह रहे हैं, तो आप क्या करें कि डायरेक्ट फॉर्मूले सबसे पहले लर्न करें। फॉर्मूले लर्न करना शुरू कर दें, आप याद करें, सीरियसली बात कर रहा हूं मैं। फिर कुछ लोग ऐसे ही कहते हैं कि अरे मैथ्स क्या याद करने की चीज है क्या, सिलेक्शन लेना है तो हमें साम दाम दंड भेद सब पढ़ना पड़ेंगे, आपको फॉर्मूले लर्न करने ही है, देना याद कर लेने और बार बार रिवाइज करने। ठीक है, अगर फॉर्मूले आपने रिवाइज कर लिए तो ये 50% जो क्वेश्चन है वो सीधे सीधे आते हैं, आप उनको कवर कर लेंगे। लेकिन साथियों, कम से कम जो टॉपिक आपके सिलेबस में लिखा है उस टॉपिक से जुड़े सारे फॉर्मूले तो ठीक से समझ ले। अच्छा, लर्न करने के बाद में आप थोड़ा सा उसको समझ भी ले कि आखिर वो फॉर्मूले है क्या। जैसे मैं एक बात करूं कि जैसे एक फॉर्मूला आता है cos θ = a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन सिग्मा a1 स्क्वायर सिग्मा a2 स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला क्या है, दो लाइंस के बीच का एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला तो आपने रट लिया, याद कर लिया, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये a1 a2 a3 a1 a2 b1 b2 c1 c2 है क्या। ये उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है, तो रेशियोज है तो वो रेशियोज निकालेंगे कैसे, उसके लिए हमारे पास क्या मालूम होना चाहिए, उसके लिए हमारे पास मालूम होना चाहिए उस लाइन के कोई न कोई दो पॉइंट्स मालूम होने चाहिए। तो ये हमें पहले पता होना चाहिए, कुछ बेसिक चीजें जो अंडरस्टैंडिंग करने वाली बात है वो यहां कर रहा हूं कि ये अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। अब जो अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा है मैं, ये तो इसमें आ गई। अब अंडरस्टैंडिंग वाली बात जो 50% है, तो मैंने कहा कि आप ज्यादा मत पढ़िए, आप जो एग्जाम्पल्स जो बुक में दे रखे आप उनको पढ़िए। ठीक है, अब एक बताऊं, एक क्वेश्चन बताता हूं मैं, सोल्व कर रहा हूं मैं, मतलब एक क्वेश्चन जो किस तरीके से आपको पढ़ने हैं। जैसे गामा फंक्शन, मैंने अभी भी इसका वीडियो प्रिपेयर किया था, तो बताना चाह रहा हूं आपको कि जैसे एक फॉर्मूला है, एक रिजल्ट है, डायरेक्ट सवाल है इसका। ठीक है, 1/n गामा, 2/n गामा, 3/n गामा डॉट डॉट, और ये n-1/n गामा, और इसका रिजल्ट आता है 2 पाई होल पावर n + 1/2 अपॉन √n। ये इसका फॉर्मूला और ये क्वेश्चन है गामा फंक्शन के अंदर, उसको सोल्व करना है। अब मैं जो कह रहा था कि आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, देखिए मैं बहुत काम की बात कर रहा हूं। अगर आपके पास टाइम कम, मैंने कम पढ़ा है, तो आपको करना क्या है, यहां हमें सबसे पहले फोकस करना पड़ेगा। पूरा सवाल तो देख लिया, हाँ ये है, सिद्ध करना है, इसको प्रूव करना है और ये आंसर लाने, लेकिन हम एक छोटी जो बात होती है उसको फोकस नहीं करते, n बिलोंग्स टू z। अब इसने n बिलोंग्स टू z कर दिया, तो देखिए आपके इस n की जगह हम z की कोई भी वैल्यू रख करके कितने सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। समझ में बात। तो ये मैं कहना चाह रहा हूं कि आपको ये रिजल्ट तो समझ लेना है, और आपको अपने स्तर पे इस पे n की अलग अलग वैल्यू पुट करके और बहुत सारे अलग अलग रिजल्ट प्रिपेयर कर लेने आने चाहिए।
आप जो क्वेश्चन करते हो उससे उसको तोड़ना मरोड़ना सीख लें, इससे आप क्वेश्चन वहां कर पाएंगे। तो ये इसमें एक खास बात आपको ध्यान रखनी होगी। जब ये चीजें आप कर लेते हैं तो अगर आपके पास में और भी टाइम बच रहा है तो आपको कम से कम लगभग 10 से 15 आपको मॉक टेस्ट देने हैं। आपको टेस्ट देना जरूरी, जब आपने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए तो अब आपको टेस्ट देना जरूरी है। आप टेस्ट देख के देखें कि आप जो टाइम मिल रहा है 3 घंटे, इन 3 घंटे में आप 150 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन कर पाते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए 150 में से आप जितने खींच सके, क्योंकि आपका मेन सब्जेक्ट है इसलिए जितने खींच सके आप उतना खींचे, ठीक है। और साथ साथ आपका जो फर्स्ट पेपर है, ठीक है, उस फर्स्ट पेपर में सारे मिक्स सब्जेक्ट आते हैं। 4 क्वेश्चन एसएस के, 4 क्वेश्चन ज्योग्राफी के, 4 क्वेश्चन इसके हिंदी के, 5 क्वेश्चन इंग्लिश के और 5 क्वेश्चन मैथ्स, जनरल मैथ्स के। तो ये अलग अलग है। तो ये आपको पिछले वर्षों के पेपर देखना और पेपर देख करके ट्रेंड देखते हुए आपको इसको मैनेज करना, ताकि ये जो आपके 75 क्वेश्चंस होंगे, कितने 75 150 नंबर के, आप उसमें भी आप अधिकतम क्वेश्चन सही कर सकें और दोनों मिला करके आप अपना जो सिलेक्शन सिक्योर कर सके। ये आपका आज का मेरा जो मेन मोटो था बताने का, ये आपको ध्यान रखना है। इसको ध्यान रखते हुए आपको जो 90 डेज आपके पास में 3 महीने, इन 3 महीने में बस ये काम करना है, इससे बाहर नहीं जाना है। जो टॉपिक पढ़ रहे हो उस टॉपिक के इर्द गिर्द आप मल्टी डायरेक्शन में चले। मल्टी डायरेक्शन में कौन सी, जैसे वो होता ना किसी चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है ना सब तरफ, वैसे आपको सब तरफ से उस टॉपिक के इर्द गिर्द चल के देखना है कि और क्या क्या इसका क्वेश्चन बन सकता है उस एक क्वेश्चन से। अगर आप इस तरीके से प्रिपरेशन करते हो तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भले ही पोस्ट कम हो, आपका सिलेक्शन तो आपको मिल ही जाएगा। ये बात अलग है कि आपका मेरिट में पहला स्थान नहीं बनेगा, दूसरा बनेगा, 10वां बनेगा। अरे भाई 10वां बनेगा तो वो भी तो लेक्चरर बनेगा, और पहला बनेगा वो भी लेक्चरर ही बनेगा, और सबसे लास्ट नीचे रहने वाला वो भी लेक्चरर ही बनेगा, उसको भी उतनी ही सैलरी मिलेगी, पोस्ट भी वही मिलेगी। तो फिर हमें कोई मेरिट में नहीं आना, हमें तो सिलेक्शन सिक्योर करना है। और इसलिए आपको इस पैटर्न से स्टडी करनी है ताकि आपको आपका सिलेक्शन मिल सके।